सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, मुल्क में सियासी दर्जा हरारत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है और चूंकि मुल्क में इंतखाबात का माहौल है तो बयानबाजियों, इल्जाम तराशियों का सिलसिला तेज तर होता चला जा रहा है और यही हमारी कौमी सियासत का कुछ मिजाज भी है। सियासत के सियाने इलेक्शन में मैदान फतह करने के लिए अपनी कामयाबियों को नहीं, मुखालिफिन की कमजोरियों, कोताहियों और खामियों को हथियार बनाते हैं। अब यही देख लें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तनकीद के जवाब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने कल यानी गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा था कि बिलावल ने सिंध में क्या काम किया। ये शिकस्त खुर्दा लोग हैं जिनके पास अवाम को बताने के लिए कुछ नहीं है। जरा सुनते हैं आबिद साहब ने मजीद क्या कहा। अच्छा, बचकाना गुफ्तगू। बिलावल साहब को माजी से एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो बताएं कि तवील अरसा में उन्होंने सिंध की अवाम को दिया क्या है, कराची के लोगों को क्या दिया है, तो वो उस पर बात करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो बिलावल साहब के पास कहने को कुछ नहीं है, अवाम के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। शिकस्त खुर्दा लोग होते हैं, वो कभी इस दीवार पर टक्कर मारते, कभी उस दीवार पर टक्कर मारते हैं। तो वो खैर मारे टकरे, हमें कोई उसका नहीं है और मैं नहीं समझता कि इस तरह की बैकी बातों का हम कोई उनकी हर बात का जवाब दें। वो अपने बाबा की तरफ तवज्जो दें। वैसे इस गुफ्तगू के अंदर ना सबसे मासूमियत वाली बात ये थी कि नून लीग को छेड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों छेड़ है नून लीग को? वैसे सवाल तो आबिद शेर अली से भी किया जा सकता है कि गुज़िश्ता हुकूमत में महंगाई से आवाम की जो चीखें निकली हैं उसका जवाब दे कौन है। जहां तक बात है गुज़िश्ता हुकूमत की, पीपी की जानिब से नवाज लीग पर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के साथ अब एक इंतहाई संगीन किस्म का इल्जाम भी लगाया जा रहा है। हुकूमत में आते ही इंतकामी सियासत का आगाज किया। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज हमारे प्रोग्राम में फैसल करीम कुंडी साहब ने क्या कहा था उस पर भी एक नजर डालते हैं। आज़म को बार बार कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड आपके खासकर पंजाब की जो हुकूमत है वो नहीं दे रही है। बड़ा अफसोसनाक अमर ये होता है कि जब भी पंजाब से वज़ीर आज़म आते हैं उनकी एक ही काम होता है कि वो जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं। पीटीआई के चेयरमैन थे, वो कहते हैं मैं सबको जेल में डाल दूंगा। यही वतीरा जो है पीएमएलएन के, जब उनकी हुकूमत आई उन्होंने अपने जो है वो सियासी मुखालिफिन के साथ ये काम करना शुरू किया। राज सुनल्ला वगैरह को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। कभी वो कहते हैं कि हमारी बात हो गई है, कभी कहते हैं हमारा मैच फिक्स हो गया है। पीएमएलएन जो है वो बैसाखियों का सहारा ढूंढ रही है। कभी वो कराची भाग रही है, कभी वो कोटा भाग रही है, कभी वो पेशावर भाग रही है। तो फैसल साहब का कहना था कि जनाब मुस्लिम लीग नून बैसाखियों का सहारा ले रही है, मगर क्या वो बहुत जल्दी ये बात भूल नहीं गए कि पीडीएम हुकूमत में पीपल्स पार्टी भी नून लीग की बैसाखी ही थी। तनकीद के इन्हीं निश्चरों का जवाब देते हुए नून लीग के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा कि नवाज शरीफ पर तनवाले भूल गए हैं कि नवाज शरीफ ने 16 माह की हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला सिर्फ और सिर्फ मुल्क बचाने के लिए किया था। अब जनाब, मौसमी इत्तेहाद, बयानात, इल्जामात का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे बड़े दिनों से गायब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का एक इंटरव्यू नशर हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि नौजवानों की सोच, तर्ज फिक्र हमसे मुख्तलिफ है और अगर नौजवान अपनी सोच का इजहार कर रहे हैं तो इस पर तो कोई टैक्स नहीं है। जरदारी साहब ने मजीद क्या कहा, जरा सुनते हैं। जनाब, बड़ी गहरी बात कर गए जरदारी साहब की बातों से। हम बासानी ये नतीजा अब अखज़ कर सकते हैं कि पार्टियां दो हैं, एक के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और दूसरे के सरबरा आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जबकि टिकट देने या ना देने का पूरा इख्तियार जरदारी साहब के हाथ में है। यानी एक लाइन में उन्होंने ये बता दिया कि बेटा जो करना है कर लो, बाप ही होता है। तो मौजूदा सियासी बात करेंगे जनाब। बड़े दिनों बाद नशिस्त में आए हमारे साथ दोस्त मोहम्मद कोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, और एहसन इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू सरदार साहब, बड़े दिनों बाद आपके साथ गुफ्तगू शनीद का मौका मिला है। काफी सवालात आपसे करने हैं, लेकिन पहला सवाल ये, नून लीग को क्यों छेड़ रहे हैं? आबिद शेर अली ने बड़े मासूमी से कहा भाई हमें क्यों छेड़ रहे हैं यार आप? चौधरी आबिद शेर अली की बात का जवाब मैं नहीं देना चाहता। अच्छा, वो खैर उनका एक अपना मिजाज है और वो मुस्लिम लीग के लिए वही काफी है। हमारी जरूरत नहीं है मुस्लिम लीग को छेड़ने के लिए। वो चौधरी आबिद शेर अली काफी है उनको छेड़ने के लिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप रोजाना कुछ ना कुछ कर रहे हैं सर। देखिए ना कि जैसे जैसे पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है
वहां पे फिर जो हकायक हैं वो तो सामने आएंगे। इफ यू डोंट कॉल अ स्पेड तो फिर कहाँ बात आगे चलेगी। अब मैं आपकी जो आप इंट्रो में दिखा रहे थे, मुख्तलिफ साहिबान के जो बयानात थे उनमें दिखा रहे थे कि अगर मियां नवाज शरीफ इन 16 माह में हुकूमत न संभालते तो पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो जाना था। जो फायदा हुआ वो भी सबने देख लिया। और हकीकत मैं हैरान होता हूँ मिर्जा साहब कि ये लोग हकायक पे बात क्यों नहीं करते। हकायक पे बात करें ना। जो बरतानिया के अंदर बिफोर ये अदम एतमाद जो एक कट हुआ था, उस मुस्लिम लीग नून का जो कट हुआ था, उसके अंदर मियां नवाज शरीफ की जो गुफ्तगू थी, जरा वो भी बताए ना लोगों को कि उस वक्त उनकी क्या राय थी कि हुकूमत लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। हकायक जो है वो बयान करते नहीं, उनको ट्विस्ट करके। मुझे लगा आप वो वाले बयान की बात कर रहे हैं कि जनाब एहतसाब सबका होगा और नाम लेके बात की गई, उसका जिक्र नून लीग वाले अब करते नहीं है। वो तो यकीनन बात थी, लेकिन जब उनको ये कहा गया कि हुकूमत में आने के बाद साबका मौजूदा और एक मखसूस इदारे के बारे में कहा गया कि उनके बारे में जरा बयानबाजी से गुरेज करना होगा, तो मियां नवाज शरीफ के ये अल्फाज नहीं थे कि क्या मैं अपनी बुनियाद से हट जाऊं, जिन बेसिस के ऊपर मैं आज खड़ा हूं उन बेसिस को मैं तर्क कर दूं। ये हकायक क्यों नहीं बयान करते ये लोग। और जब ये डील्स चल रही थी मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, और जब उनके लिए ये 5-7 लोग गए थे, मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में बरतानिया गए थे, तो तब मियां नवाज शरीफ का रवैया क्या था वो क्यों नहीं बताते लोगों को। यू सी, दोनों सिक्के के दोनों रुख दिखाएं ना, एक रुख ना दिखाएं। ठीक है, बल्कि वो रुख ना दिखाएं जो रुख है ही नहीं। चलें सरदार साहब ये बताइएगा, चल ये तो मुल्क की सियासत पर बात होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अंदरूनी सियासत पर भी इस वक्त काफी ज्यादा बात हो रही है। अब ये जो है ना ड्राइंग रूम टॉक्स चल रही हैं कि जनाब जरदारी साहब ने तो आज खुद ये बात कह दी है, मेरे पास इख्तियार है। अच्छा, मैंने फैसल करीम कुंडी साहब से प्रिसाइजली पूछा था, वो मैं कोशिश करूंगा आपको दिखा भी दूं। मैंने उनसे पूछा कि जनाब आप किसकी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, आसिफ अली जरदारी साहब की? तो उन्होंने कहा आसिफ अली जरदारी साहब बुजुर्ग हैं हमारे पार्टी के, लेकिन पॉलिसी थॉरली डिफाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं या बयान करते हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। आज जरदारी साहब ने प्रिसाइजली बोला है आई एम द वन जो टिकट देगा, और किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। तो सर जो टिकट दे रहा है तो पॉलिसी बनाने का इख्तियार भी उसी के पास होना चाहिए या होगा? ये कंफ्यूजन पता नहीं क्यों हो रही है मिर्जा साहब। कुछ मेरे ख्याल में मीडिया इसको मिस इंटरप्रेट कर जाता है, कुछ शायद वो वजाहत नहीं कर पाते सही मामले। मैं नहीं समझता कि क्यों ये एक कंफ्यूजन सी क्रिएट हो रही है। हम तक जब कोई पार्टी पॉलिसी आती है तो वो एक आती है, वो 2 पार्टी पॉलिसीज नहीं आती, यानी जरदारी साहब की तरफ से अलग और बिलावल साहब की तरफ से अलग नहीं आती, एक ही पार्टी पॉलिसी आती है और एक ही पार्टी पॉलिसी है। हाँ, अप्रोच का फर्क जरूर हो सकता है, जैसे आजकल की ये गर्मा गर्म बयानबाजियां चल रही हैं, उसमें जाहिर बात है जरदारी साहब का एक तवील एक्सपीरियंस है। उन्होंने सियासत के तमाम तर उतार चढ़ाव जो हैं वो देखे हुए हैं, उनको पता है कि किस मौके के ऊपर क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। बिलावल साहब इज यंग, ही इज एनर्जेटिक, ही इज एंथुजियास्टिक और थोड़े से गर्म खून में भी हैं। और जाहिर बात है जो नून के हवाले से वो गिले शिकवे अगर कर रहे हैं तो नून ने कौन से रवैये इन 16 महीनों के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ या बाकी तमाम इत्तेहादियों के साथ जो है वो अच्छे रखे? कौन से वादे जो हैं जो इनके साथ उस दौर में पावर शेयरिंग के हवाले से जो बात होती है कि जी इंटरफेरेंस नहीं होगी, सारों को गवर्नमेंट के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, वो भी तो नहीं दिया गया ना। लेकिन सर जो आपने बात की ना, मैं उस पे थोड़ा सा एतराज करना चाहूंगा सरदार साहब, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप एतराज को ना बड़ा खद्दा पेशानी के साथ देते हैं। सर ये आज शो में चौथे आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, पहले हमारे साथ हसन मुर्तजा थे, पंजाब की वो नुमाइंदगी कर रहे थे पीपल्स पार्टी की, फिर मेयर कराची थे मुर्तजा वाब साहब, वो कराची की सिंध की नुमाइंदगी कर रहे थे, फिर फैसल करीम कुंडी साहब वो केपी की नुमाइंदगी कर रहे थे, और सर आज आप हैं हमारे साथ जो ये बात करें बिलावल साहब की पॉलिसी चलेगी। लेकिन सर मीडिया तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा ना। जरदारी साहब ने कहा मैं इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है, आप भी ये बोलते हैं इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है, फिर ये मामला ही खत्म हो जाएगा ना कि किसको लाने की कोशिश की जा रही है, किसका मामला हो रहा है। मैं अर्ज करूं ना जी, अभी तक इलेक्शन कमीशन के कोई पार्शियल होने के ऊपर तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी चीज सामने आई नहीं है। हाँ, मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने जो रवैये इख्तियार किए हुए हैं उनके ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड की और एक जो उन्होंने मामलात खड़े किए हुए हैं सूबे के अंदर और मरकज के अंदर एक मखसूस पॉलिटिकल जमात के हवाले से, उस पर हम जरूर एतराज करते थे, कर रहे हैं और करेंगे जब तक वो ठीक नहीं होते।
ठीक है। अच्छा सर, ये जो बाबा क्लियर, बिलावल साहब हैज बीन वेरी क्लियर। अभी कल परसों के उनके दीर के और चित्राल के उनका जो कन्वेंशन था उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन पे पूरा एतमाद है। तावक्त है कि इलेक्शन कमीशन किसी को कोई अदम एतमाद की वजह दे, अभी तक तो वजह हमारे सामने नहीं आई है। तो सर फिर ये बातें भी तो फिर क्या सराइयों को जन्म देती है ना, कि आप लोग कहते हैं कि एक को फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, दूसरे को तो फील्ड ही नहीं दिया जा रहा है। फिर आप लेवल प्लेइंग फील्ड का सरदार साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड का देखें, रेलेवेंट फोरम या तो निगरां हुकूमत है या इलेक्शन कमीशन। ना सर मैं हूं, ना सरदार साहब आप है, ना कोई और है। लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा करने के दो रेलेवेंट फोरम है, एक निगरां हुकूमत, एक है इलेक्शन कमीशन। अगर आपको एतमाद नहीं है तो जब तो आप जी सर, हमारा एतराज निगरां हुकूमत पे आ रहा है ना जी। ठीक है, चले। अच्छा सर, ये जो बाबा निगरां हुकूमत पे भी आ रहा है और सूबाई निगरां हुकूमत पे भी आ रहा है। ठीक है सर, मैं क्योंकि टाइम की किल्लत है ना, मैं ये बाबा होने चाहिए पाकिस्तानी सियासत में, मतलब बड़ी उम्र के, या नहीं होने चाहिए? फिर मैं इनके बगैर नहीं चल सकते जी, इनके बगैर सिलसिले नहीं चल सकते। काजी अपना साहब कह रहा हूं, मौलाना फजल रहमान साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, मियां नवाज शरीफ साहब भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, जरदारी साहब तो हैं ही हैं। इन सियासी शख्सियात के बगैर मुल्क का निजाम नहीं चल सकता। एप्रिशिएटेड सर, बिल्कुल आपने सही बात बोली। एहसन इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, ये बताइएगा, ये बाबाओं का बड़ा जिक्र है, मैं भी जरदारी साहब की भी गुफ्तगू पर आपसे जरा डिटेल में बात करूंगा, लेकिन ये उन्होंने कहा या तो मदरसे में बैठ जाएं, बिलावल साहब ने कहा कि जो हमारे बड़े हैं सियासतदान, या फिर वो घरों में बैठ जाएं, मदरसे में बैठ के हमारे लिए दुआ करें। तो या तो वो मौलाना की तरफ इशारा कर रहे हैं या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इशारा किसकी तरफ है? उनका इशारा अपने वालिद मोहतरम की तरफ हो, अब ये तो वो ही बता सकते हैं। अच्छा, चलें अब मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। चलें, ये तो खैर बिलावल साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। सर, ये पीपल्स पार्टी को आपसे शिकवे क्यों हैं? आप लोगों ने शिकवा करने के मौके क्यों दिए हैं? अभी आप लोग 3 महीने पहले साथ बैठे हुए थे, एक कैबिनेट के अंदर बैठे हुए थे। शहबाज शरीफ साहब के बारे में बिलावल साहब बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब थोड़ा से शिकवे शिकायत बढ़ते चले जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। ये इलेक्शन का माहौल है या देयर इज समथिंग एल्स? देखिए, पहली बात तो जैसे आपने अभी खुद कहा कि जो कैबिनेट है वो इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनकी पार्टी के वज़रा उस मखलूत हुकूमत में आखिरी लम्हे तक, आखिरी सेकंड तक शरीक रहे। कभी उन्होंने 16 माह के दौरान किसी फैसले से इख्तलाफ रिकॉर्ड नहीं कराया। सही है। तो अब लिहाजा अब आकर उन फैसलों से या किसी बात से खुद को अलहदा करना शायद मुनासिब नहीं है। अब अगर वो हमें महंगाई लीग कहेंगे तो कहने को तो लोग उनको भी सैर पार्टी कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते, हम इस सतह पे नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि वो अपना प्रोग्राम बताएं, और जो एक मुश्तरका दौर था उसमें वो हर फैसले में शरीक थे, उसके उतने ही जिम्मेदार हैं जितने हम जिम्मेदार हैं। तो लिहाजा शायद उनकी जरूरत और मजबूरी ये है कि वो पीटीआई के वोटर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो कि माजी में पीपल्स पार्टी से उनकी पीटीआई की तरफ चला गया था, और उस वोट को अट्रैक्ट करने के लिए वो हम पर तनकीद कर रहे हैं, और इस हवाले से वो शायद कोई सियासी फायदा लेना चाहते हों। अब ये देखना है कि इससे उनको सर मेरा यहाँ पर एक इख्तिलाफ है। आपने कहा सर ये पीटीआई के वोटर्स को शायद अपनी तरफ गालिब कर ये लेकर आना चाह रहे हैं, उनको अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। सर उन्होंने तो आपके भी वोटर्स को तोड़ा है ना, वरना अगर मैं 2013 की बात करूं, 2008 के अंदर पीपल्स पार्टी के पंजाब के अंदर अच्छे खासे वोटर्स भी थे, सीटें भी थी। 2013 में ज्यादा, गालिबन शायद 17-18 सीटें थी, 2018 में वो भी इतनी ज्यादा नहीं थी। तो सर ये आपको लगता है कि वो अपना, हो सकता है कि असर रसूख पंजाब में वो वाला बनाना चाह रहे हो जो 2008 के अंदर था उनका? देखिए, पंजाब में खास तौर पे जो पीपल्स पार्टी का थोड़ा बहुत वोट था वो 2018 में और 13 में ट्रांसफर हो गया था पीटीआई को। तो इसके लिए अब वो कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई के वोटर को अपनी तरफ राग़िब कर सके। अच्छा। लेकिन इसमें वो किस कदर कामयाब हो सकते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम ने तीनों जमातों का तजुर्बा कर लिया है। तीनों जमातों की तीनों सूबों में हुकूमतें रही हैं। पीटीआई की 10 साल केपी में रही है, मुस्लिम लीग नून की 10 साल पंजाब में रही है, और पीपल्स पार्टी की तो 15 साल से सिंध के अंदर है। और इनमें से क्या पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को कह सकती है कि हम आपको कराची जैसी तरक्की देंगे? क्या पीटीआई ये कह सकती है कि हम पाकिस्तान को पेशावर जैसी तरक्की देंगे?
अलबत्ता मुस्लिम लीग नून ये कह सकती है कि उसने जो पंजाब में तरक्याती मंसूबे किए और लाहौर के अंदर जो उसने तरक्की की, उसके मॉडल पर हम पूरे पाकिस्तान के शहरों को और इलाकों को तरक्की दे सकते हैं। लिहाजा लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट में डिलीवरी के लिहाज से मुस्लिम लीग नून ही वाहिद जमात है कि जो परफॉर्म कर सकती है। सर सरदार साहब, सुना आपने गुफ्तगू कह रहे हैं सर, डिलीवरी के हिसाब से, डिलीवर करने के हिसाब से पंजाब में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है उसके हिसाब से मुस्लिम लीग नून ही डिलीवर कर सकती है। और उन्होंने एक पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा जनाब अगर बिलावल साहब ये बात कह दें कि मैं पूरे पाकिस्तान को कराची जैसा बना दूं या सिंध जैसा बना दूं, तो क्या वही बात कह सकते हैं? आप इत्तेफाक करेंगे? जी, एहसन इकबाल साहब मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो चंद ऐसे अफराद हैं जिनकी तारीफ की जा सकती है उनकी काबिलियत के हवाले से, उनमें से शायद एक एहसन इकबाल साहब हैं। मैं उनकी कदर करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। उन्होंने जो बात की उनका नुक्ता नजर हो सकता है, लेकिन इस बात से भी अल्लाह करेगा वो अग्री करेंगे कि मुस्लिम लीग ने सूबे में, पंजाब में सिर्फ तब परफॉर्म किया है जब मरकज में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत रही है और उसके सबब सूबे को बेदरे फंड्स और जो नॉर्मली रेड टेपिज्म की नजर हो जाते हैं मामलात सूबों की डेवलपमेंट के, उससे पंजाब मुबर्रा हो जाता था। जबकि सिंध के हवाले से मैं खुद इस चीज का गवाह हूं, 2013 से 2018 तक ये आओ पुकार चीफ मिनिस्टर सिंध की तरफ से, चाहे वो कायम अली शाह साहब थे या उनके बाद मुराद अली शाह साहब थे, इवन 2018 से लेके 2023 तक ये आओ पुकार तो सिंध की तरफ से होती रही कि जी हमें हमारा ड्यू शेयर तो डेवलपमेंट का शेयर तो दें। तो जब रुकावटें होंगी तो उसमें डेवलपमेंट भी इफेक्ट होगी। और उसके बरक्स मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आप चले ये जो पिछले साल जो फ्लड्स आए उनको अगर आप एक तरफ रख दें, उसके बाद तो जो सिंध में तबाही हुई है उस वो मेरे ख्याल में किसी से कोलेशन हुकूमत के दौरान भी ये बात काफी ज्यादा इख्तलाफात की वजह बनी थी जब कोलेशन हुकूमत थी आपकी। जी, और ये एहसन इकबाल साहब ने जो कहा ना जी कि उस दौरान यानी हुकूमत के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कभी एतराज नहीं किया, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं इनको कि पेशावर के जलसे में उन्होंने हुकूमत को बाकायदा आड़े हाथों लिया था। सिंध के जो तबाहकारी हुई थी फ्लड्स के मुताबिक जो फंड्स उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कमिट किए गए थे और नहीं दिए जा रहे थे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उसके हवाले से उन्होंने आड़े हाथों लिया था कि अगर ये फंड्स जारी ना किए गए तो हमें अपनी पोजीशन को रिकंसिडर करना पड़ेगा। बिल्कुल दुरुस्त हो गई सर बात, बिल्कुल बात दुरुस्त हो गई। सर एहसन साहब ये भी बताइएगा, अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि जनाब 8 फरवरी 2024 के बाद आपकी हुकूमत आ जाएगी, मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं, मुस्लिम लीग नून इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो ये प्री इलेक्शंस इत्तेहाद क्यों होने जा रहे हैं? बाप पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से, काफ लीग तक से इत्तेहाद की बात की जा रही है। जी, मुस्लिम लीग देखिए, हम चाहते हैं कि अगर हमें 2/3 अक्सरियत भी मिले तो हम अगले इलेक्शन के बाद एक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बनाएंगे, इसलिए कि पाकिस्तान को जिन रिफॉर्म्स की जरूरत है और पाकिस्तान को जिस सियासी कंसोलिडेशन की जरूरत है उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम मुल्क में यकजहती की फजा पैदा करें। मुल्क के वफाक को मजबूत करने के लिए खास तौर पे जो छोटे सूबे हैं उन्हें मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर आया जाए। तो इस हवाले से नवाज शरीफ साहब ने हमेशा यही कोशिश की है कि छोटे सूबों को कौमी धारे के अंदर शामिल किया जाए। तो हम इन तमाम जमातों को जो सूबों के अंदर मौजूद हैं चाहते हैं। मेरा पॉइंट सर ये है कि भाई डिफरेंस क्या होगा? मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 में हुकूमत आई थी, बाप पार्टी को उन्होंने इत्तेहादी बनाया था, काफ लीग को बनाया था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बनाया था, और आप पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार इन जमातों को कहते हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है सर? जी, डिफरेंस मुस्लिम लीग नून होगी। अच्छा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जब ड्राइविंग सीट के ऊपर होगी तो उसको इन तमाम मसाइल के हल करने का तजुर्बा भी है, माजी में डिलीवरी भी की है। तो जब ड्राइविंग सीट पे मुस्लिम लीग नून होगी तो यही फर्क होगा और यही वो चेंज होगी जिसकी मुल्क को जरूरत है, ताकि हम एक बसीरत के साथ, लेकिन सर एक तजुर्बे के साथ आप लोग ही कहते थे सर ये वो जमातें, मतलब ये आप लोगों के अल्फाज थे, मैं प्रिसाइसली आपकी बात नहीं कर रहा, मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूं कि बाप का बाप कोई और है, ये अपनी मर्जी से इत्तेहाद नहीं बनाते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि इन्होंने अपनी मर्जी से इत्तेहाद आप लोगों के लिए बनाया होगा, आपके साथ बनाया होगा? देखिए, इसलिए कि ये सब जमातें भी देख रही हैं कि बाकी जमातें आजमाई जा चुकी हैं और 2013 और 18 में जो मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी थी
वो अब लोगों को नजर आ रही है कि वो बेहतरीन कारकर्दगी थी। अच्छा। और वो भी आने वाले वक्त में खुद को आने वाली हुकूमत जो है उसके साथ मिलकर चाहते हैं काम करें। और जैसे मैंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि अगरचे हमें 2/3 अक्सरियत भी मिले तो हम मुल्क के अंदर जितनी वसीउल बुनियाद हुकूमत और ताईद हासिल कर सकें, उससे उस रिफॉर्म प्रोग्राम पे अमल करने में मदद मिलेगी। और फिर आपको पाकिस्तान को बेहद आपको 2/3 अक्सरियत लेट सपोज मिल जाती है तो ये 18वीं तरमीम जिसकी प्रिसाइजली मुतालबा कर रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तरमीम के लिए, करेंगे सर फिर उसके बाद? देखिए, हमने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि 18वीं तरमीम को चेंज करने का ना कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है, ना हमारा इरादा है। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून की ये अपनी भी कमिटमेंट है और MQM भी इस पे यकीन रखती है। हम उनके साथ भी ये अंडरस्टैंडिंग शेयर करते हैं और ये पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की जरूरत भी है कि अब वक्त आ गया है कि हम बल्दियाती इदारों को, लोकल बॉडीज को जो थर्ड टियर आप प्रिसाइजली क्या समझते हैं, 18वीं तरमीम से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? 18वीं तरमीम से जो सूबाई खुद मुख्तारी का मसला था और जो शिकायत थी उन्हें हल करने में मदद मिली। 2013 और 18 के दरमियान हमने पाकिस्तान में रिकॉर्ड तरक्की की और 18वीं तरमीम की मौजूदगी में की। तो लिहाजा 18वीं तरमीम से सर मैं सरदार साहब से भी पूछ रहा। सरदार साहब, आप इस बात को मानते हैं 18वीं तरमीम से बड़ा फायदा हुआ? जरदारी साहब का ये अच्छा इकदाम था, प्लस अगर ये तरमीम करने की कोशिश की जाती है इसमें सूबाई खुद मुख्तारी के मामले में, पीपल्स पार्टी का स्टैंड करेगी? पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में बड़ी वाज़ेह तौर पे इसकी मुखालफत करेगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, एहसन इकबाल साहब यहाँ पे फरमा रहे थे कि लोगों ने बाकियों को भांप लिया है, लोगों ने बाकियों को देख लिया है। 3 दफा के वजीर आजम को भी तो देख के लोग 2018 से पहले PTI में गए थे। ये बात न भूलें, लोग भी नहीं भूले, ये भी ना भूलें कि 3 दफा वजीर आजम बनने वाले, यानी पाकिस्तान की तारीख में कभी ये नहीं हुआ कि पहले इनसे कोई 3 दफा वजीर आजम बना हो। बिल्कुल। पाकिस्तान की तारीख में फिर भी ना हो कि कोई 3 दफा वजीर आजम वजीर आजम बन सके और अब वो 4थी दफा ख्वाहिशमंद हैं, तो उनको भी तो 3 दफा पाकिस्तान की आवाम ने। थैंक यू सो मच, टाइम की किल्लत है सरदार साहब, अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हमारे साथ ज़ाहिर सी बात है एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे जनाब, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन का एक फैसला निकलकर सामने आया। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दोबारा कराने की बात की गई है और अगर ये नहीं कराए जाते हैं तो जनाब इंतखाबी निशान जो कि बैलेट पेपर में मौजूद होता है, वो इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगा। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएगी, और अगर कराएगी तो फिर उनका चेयरमैन के लिए उम्मीदवार कौन होगा? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फैयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया जनाब, और ये कहा है तहरीके इंसाफ को कि जनाब आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं, और अगर आप नहीं करवाते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तो फिर आपको इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। अब ये एक बहुत बड़ा सेटबैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो सकता है, क्योंकि उनके जो चेयरमैन है वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी के रहनुमा बचे हुए हैं इस वक्त जिन्होंने दूसरी पार्टियों को नहीं ज्वाइन किया, वो ऑब्वियसली अपने कायद की सूरत में या चेयरमैन की सूरत में उन्हीं शख्सियत को देखते हैं। लेकिन अब क्या उनकी गैर मौजूदगी में जब वो जेल में है तो क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए जाएंगे, और अगर करवाए गए तो चेयरमैन के लिए उम्मीदवार कौन होगा, और अगर नहीं करवाते हैं तो जनाब इंतखाबी निशान, जैसे आप वोट डालने के लिए जाते हैं, आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान किसका है, पीपल्स पार्टी का क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या है, GUI का क्या है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान नहीं होगा। तो जो अमलन सियासत होती है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स होती है, जिसको इलेक्शंस कहा जाता है, उसमें क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं होगी? तमाम चीज़ों पर बात करेंगे जनाब। फैयाजुल हसन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फैयाज साहब ये बताइएगा, अगर मैं प्रिसाइजली पूछूं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर नहीं करवा रही है तो फिर इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे, क्या होने जा रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रैप और एक बहुत बड़ा फंदा है। 2018 के अंदर आपके पार्टी इलेक्शन हुए, 2018 से पहले 2011 के अंदर इलेक्शन थे कि जो बड़े ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जमहूरियत लाने के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे कि हर कारकुन जरा वोट देगा, और उसमें भी
इतने बड़े ब्लंडर्स हुए थे उसमें। सदर आरिफ अलवी के बेटे ने सॉफ्टवेयर लिया बनाने का और उसमें करोड़ों रुपए की करप्शन भी हुई। अच्छा। लेकिन वो ऐसा फ्लॉप हुआ कि उसके बाद कानों को हाथ लगाया। उसके बाद 2021 में इन्होंने इलेक्शन करवाया और करवाना था जो ये नहीं करवा सके, और फिर पिछले साल इन्होंने इलेक्शन करवाया, लेकिन इलेक्शन इन्होंने इस अंदाज से करवाया कि आइन के अंदर कुछ और लिखा हुआ था। जो इन्होंने 2018 के इलेक्शन के वक्त आइन के अंदर अमेंडमेंट की, उसके मुताबिक जनाब वो सूरत हाल कुछ और थी, इलेक्शन करवाने का प्रोसेस कुछ और था। पहले इलेक्शन करवाया 2022 में, फिर उसको तरमीम इलेक्शन की डेट प्रॉपर तरीके से बताई गई कि इस तारीख को इलेक्शन नए प्रोसेस के तहत, नए मैकेनिज्म के तहत, नई अपडेशन के तहत आइन के अंदर नई अपडेशन करके, लेकिन पुराना आइन तो कुछ और कह रहा था। उसका हल निकालने के लिए इन्होंने पहले इलेक्शन करवा के बाद में उस इलेक्शन के प्रोसेस को आइन के अंदर अमेंडमेंट की। तो इसके ऊपर ये सारा केस चल रहा है। अब जनाब उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने क्या 20 दिन के अंदर आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं। अब भी 20 दिन के अंदर इलेक्शन कैसे करवाएंगे आप मुझे बताएं। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ सजा याफ्ता है, सही है, वो तो जनाब इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सही है। बुनियादी तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को माइनस करने के हवाले से 20 दिन रह गए हैं। 20 दिन बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ, मेरा सवाल फैयाज साहब मैं ही कह रहा हूं, जो एक माइंडसेट है ना उनका, जो एक उनका माइंडसेट है कि जनाब भाई चेयरमैन होंगे तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे, वरना इसके अलावा नहीं होगा। तो क्या होने जा रहा है फिर? नहीं होंगे इलेक्शंस, या फिर इलेक्शन में नहीं जाना है उन्होंने? इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं होने, इलेक्शन में नहीं जाना सर, वो करवाना है। अब सुने, इसमें दो ऑप्शन है। ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि ये इलेक्शन करवाएंगे, सही है। उस इलेक्शन की सूरत में एतदाल पसंद किस्म की लीडरशिप, अली मोहम्मद खान साहब, चौधरी परवेज लाई साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद कैसर साहब, सही है, ये जनाब इनमें से कोई ना चेयरमैन बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, सही है। एक ऑप्शन ये है। सही। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि ये हाई कोर्ट के अंदर जाके स्टे ले लेंगे। इन्होंने पिछले साल इलेक्शन कमीशन की आंखों में धोल नहीं मिर्चें जनाब झोंकी और एक डमी तरीके से इलेक्शन हेल्ड करवा दिया। लेकिन जो इलेक्शन हेल्ड करवाया उस वक्त के जो पार्टी का आइन था उसके अंदर वो डिफाइन नहीं है वो तरीकेकार। अच्छा, वो इन्होंने इलेक्शन के बाद चेयरमैन बना लिया। जिस अंदाज से चेयरमैन बनाया, जिस तरीकेकार से चेयरमैन बनाया, जिस मैकेनिज्म से चेयरमैन बनाया, वो तरीकेकार, वो अंदाज, वो मैकेनिज्म बाद में आइन के अंदर डाला। अच्छा, तो ये इलेक्शन कमीशन तो 100% ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने एक एक चीज मांगनी है। कहां पे इलेक्शन हुआ, किस तरह इलेक्शन हुआ, वहां की ऑडियो, वहां की वीडियो, वहां की डॉक्यूमेंटेशन, किस जगह पे हुआ, कैसे हुआ, प्रेमिसेस क्या था, एविडेंसेस के साथ कौन थे, उसकी पूरी डिटेल। अब वो पार्टिसिपेंट लाने के लिए जो जितने मफरूर है, अब उनको बाहर लाना पड़ेगा। अब जब बाहर लाएंगे तो आपको मैं एक बड़ी खूबसूरत सी मिसाल दूं। बच्चों को जब कीड़े पड़ते हैं ना पेट में, अच्छा, या जानवरों को भी, जब गाय को, भैंस को, जब या बकरी को जब, तो उसका मेडिकल तरीकेकार क्या होता है? सबसे पहले उनको मीठा खिलाया जाता है। मीठा खिलाने के बाद फिर जेंटेक टाइप की जनाब मेडिसिन दी जाती है बच्चों को और जानवरों को। उससे क्या होता है, जब मीठा वो खाते हैं ना, उसके आधे घंटे बाद जनाब उनको जेंटेक और ये दवाई, वो जो मीठे के ऊपर सारे कीड़े ढूंढते हैं, कीड़े सारे उस मीठे के ऊपर पड़ते हैं, साथ ही ऊपर से वो जहर मार दवाई आती है अंदर पेट में, सारे कीड़े मर जाते हैं। अच्छा। जनाब ये जो 20 दिन का इन्होंने टाइम दिया ना इलेक्शन कमीशन ने, ये बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ के मफरूरों को मफरूर मार एक दवाई है कि जनाब आओ बाहर निकल आओ। ठीक है, लेकिन चले आपने बड़ी अच्छी डॉक्टरी जबान में आपने एक बात समझा दी है। लेकिन मैं फिर आपसे ये सियासी मंजरनामे के बाद से आपसे सवाल करूंगा। ये धरने हो गए, ये एहतजाज हो गए, ये लॉन्ग मार्च हो गए, ये अपनी जगह एक अहमियत रखते होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो होती है वो इलेक्शन होती है। तो इलेक्शन में क्या आपको अगले 2024 में जो हो रहा है इसमें है, ये नहीं है? हरकतों की वजह से नहीं है। अच्छा, 9 मई की बदमाशियां हैं, 9 मई की गुंडागर्दियां हैं, 9 मई की दहशतगर्दियां हैं, फिर उसके बाद आपका A to Z हर चीज डमी है, आपका इलेक्शन प्रोसेस डमी है, पार्टी आइन के मुताबिक नहीं है, आपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जमहूरियत हमारी हर, मैं कहता हूं पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर
मुझे तो शर्म आती है जब पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरियत जमहूरियत के नारे लगाते हैं ना कि आमरीयत के खिलाफ जमहूरियत के लिए हम खड़े हो गए। और कौन सी जमहूरियत? इस मुल्क के अंदर तो जमहूरियत ना पार्टियों के अंदर जमहूरियत है, ना किसी लीडरशिप के अंदर जमहूरियत है। लेट्स सपोज अगर ये इलेक्शन कराने की बात करते हैं, इंटर इलेक्शंस, चेयरमैन के लिए मौजू उम्मीदवार कौन होगा? कौन होगा जो चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ेगा इंट्रा पार्टी का? देखें, इस वक्त सबसे बेस्ट दो है, शाह महमूद कुरैशी साहब और चौधरी परवेज लाई साहब, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, बन जाएंगे, कुर्बानियां दे रहे हैं, हथकड़ियां लगा के मुसलसल 6 माह से जेल काट रहे हैं, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उन्हें नहीं बनाना। ये मैं पूछना चाह रहा हूं सर। उन्हें चाहिए शेर अफजल मरवत की तरह का, वो भी नहीं बनाना। उन्होंने बनाना रीमा खान साहिबा को, उन्होंने बनाना बुशरा बीबी साहिबा को, उनको बनाना, बुशरा बीबी को भी नहीं बनाना। अच्छा, उनको भी नहीं बनाना। उन्होंने अलीमा साहिबा को बनाना है। तो अब यहाँ पे अजीबोगरीब ड्रामा लगेगा। आप देखिएगा, ये जो 20 दिन है ना, ये जेंटेक दी है, बच्चों की पेट की कीड़ा मार दवाई, ठीक है ना? चले 20 दिन के अंदर अब ये करवाएं, अब इलेक्शन करवाएं, सारे लोग बाहर आए, जमहूरी प्रोसेस को भी करें, उस प्रोसेस के तहत वोट डालें, फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो सजा याफ्ता है, सही है, वो तो इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर ही नहीं दे सकते। नॉमिनेशन पेपर देंगे तो पूरा प्रोसेस नल एंड वाइट हो जाएगा इलेक्शन के काम में। जब नहीं जमा कराएंगे तो फिर पार्टी हाथ से चली गई, फिर जो बनेगा, शाह महमूद कुरैशी साहब इनके हाथ में चलने वाले नहीं है। चौधरी परवेज लाई साहब के साथ मेरा 25 साल का ताल्लुक है, मैं उनकी तरीकेकार जानता हूँ, वो उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक चलने वाले नहीं है। सही है। असद कैसर साहब और बाकी लोग भी इन हालात के अंदर उन्होंने पार्टी अपने तरीकेकार से चलानी है। सही है। तो जनाब, पंजाबी कहते हैं अथो भी ते प्लथो भी, हर दो तरीकों से इस 20 दिन का जो अंदर इलेक्शन करवाने का फैसला है ना, इधर आके बकौल शेर अफजल मरवत पार्टी बढ़ जाएगी। भैया साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब लेट्स सी जनाब, 20 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाती है या नहीं करवाती है, और फिर अगर इलेक्शंस करवाती है तो चेयरमैन के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद चीजों पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी समय एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में 82वीं फॉर्मेशन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें फोरम ने इस बात का इरादा किया कि ज़ाती मकासद के हुसूल की खातिर मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासिर की कोशिशों को आवाम की मुकम्मल हिमायत के साथ शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारों पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के साथ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फॉर्मेशन कमांडर्स ने पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत का अज़्म को भी दोहराया। फोरम ने भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवाम पर जारी जुल्म और जबर पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत हमेशा जारी रखेगा। नाज़रीन, भारत की इंतहा पसंदी को लेकर आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अब तायीद कर रही है, क्योंकि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के बाद भारत का मकरू चेहरा पहले ही दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, लेकिन भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कनाडा के बाद भारत ने अमेरिका में भी एक सिख रहनुमा को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, जो अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों ने नाकाम बना दिया। अमेरिका ने सिख अलहदगी पसंद रहनुमा की कत्ल की साजिश नाकाम बनाई, बल्कि भारत की इस हरकत पर बरहमी का इजहार करते हुए भारत को सिफारती वार्निंग भी जारी कर दी। भारत कब तक दुनिया के सामने हजीमत उठाता रहेगा, इस हवाले से जनाब मजीद बात करेंगे। जमील अहमद खान साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। आप दोनों शख्सियत का बहुत शुक्रिया। जमील साहब, सबसे पहले मैं ये बात कर लेता हूँ, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुल्क दुश्मनों को एक वाज़ेह पैगाम है जो कि मुल्क के बाहर रह रहे हैं, और जो मुल्क के अंदर उनके सहूलतकार बने हुए हैं उनको भी एक वाज़ेह पैगाम है जो पाकिस्तान को बदनाम करने की एक मजमूम साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल देखें, बात यह है कि इंडिया की राह तो इन्वॉल्व है बहुत सारे मामलात में, और पाकिस्तान तो 131 सफ़ों का जब डोजियर उसने पेश किया अक़वाम मुत्तहिदा में, तो उसमें ये तमाम बातें वाज़ेह कर दी कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट किस किस तरह पाकिस्तान में है।
और अब तो खैर पिछले 2-2.5 माह पहले जब जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया और इंडिया का नाम लेके कह दिया कि उसने हमारे आदमी को, परमीत सिंह को मरवाया है और उसी तरफ सारी जाती है। और I-5 यानी I-5 जो है, जो 5 ममालिक है जिनकी इंटेलिजेंस, उनकी तरफ से उनको इत्तला आई, तो इसके बाद तो कुछ शक रह नहीं जाता ना। और अब जब अमेरिका में, यूएस में एक यूएस कैनेडियन सिटीजन, उसकी अटेम्प्ट असैसिनेशन की, उसको भी डिस्कवर उनकी इंटेलिजेंस ने किया और उनकी FBI ने उसको उस पे सामने दीवार बन के खड़ी हो गई, तब जाके जान बची है इस मामले में। जो कि हमारे सिख रहनुमा वहाँ पूनन जो साहब हैं, उनकी जान इस तरह बची है। और उसमें उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सरासर खिलाफ वर्जी है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 6 की, और उसमें और भी सॉवरेनिटी की जो प्रीएम्बल में ही आता है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में कि सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट किया जाएगा। तो अमेरिका जैसे मुल्क की सॉवरेनिटी को उसकी उस पे ज़रब लगाई जा रही है। और कनाडा तो पहले ही अपने पार्लियामेंट में खड़े को उसके प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, तो इसके बाद तो बहुत कम गुंजाइश रह जाती है कि दूसरे ममालिक दुनिया को के वो इसमें कोई किसी किस्म का कोई रियायत बरत सकें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो इस वक्त अमेरिका और इंडिया के इंटरेस्ट है जियो पॉलिटिकल तनाजुर में, उस इंटरेस्ट में अमेरिका किस हद तक सरजनिश कर सकता है। ठीक है, उसने एक प्रोटेस्ट तो कर दिया वो अपनी जगह पर, लेकिन इससे आगे कहाँ तक जा सकता है। जो वहाँ के प्रोसिक्यूटर हैं न्यूयॉर्क के, उन्होंने केस दाखिल कर दिया, इंडाइटमेंट कर दिया है और उसमें लिफाफा बंद कोर्ट में पेश कर दिया है बिकॉज ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। और उसको अब इंडिया ये दिया जा रहा है प्रोसिक्यूटर की तरफ से, जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से, कि हम इसको ओपन भी कर सकते हैं सील, ताकि पब्लिक ट्रायल हो सके। और ये उस सूरत में, और उन्होंने कंडीशन डाल दी है अमेरिका ने कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कनाडा की तफ्तीश और उसकी फाइनल आउटकम जब मुकम्मल हो जाती है तो फिर हम इसको अनसील कर सकते हैं। तो अब जाहिर है कि इंडिया के पैर थरथरा रहे होंगे इस मामले में, क्योंकि ये कोई 2 वाकयात तो नहीं है। पाकिस्तान तो कई मरतबा इसके इशारे कर चुका है, और न सिर्फ ये बल्कि दुनिया में, यूके में, क्योंकि 1.3 मिलियन को मोबिलाइज कर लिया था हरप्रीत सिंह जो कि मरहूम हो चुके, और पूनन जो इस वक्त जान अपनी उनकी बच गई है अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी और FBI की वजह से। तो वो अब तो ये बात साबित हो गई कि ये 2 सामने आ गए मंजर आम पर, कितने लोगों का कत्ल किया गया है। इसको कहते हैं ट्रांसनेशनल टेररिज्म। तो ट्रांस टेररिज्म में अगर कोई स्टेट यानी कि कोई खुद अगर कोई मुल्क इन्वॉल्व हो जाए, तो उसमें फिर अक़वाम मुत्तहिदा के ये आर्टिकल 6 के तहत अगर ये हिम्मत करे कनाडा और अमेरिकन मिलके, तो उसकी मेंबरशिप खारिज की जा सकती है। और सर मैं फिर आपसे बात करूंगा कि कितना आगे अमेरिका इस मामले में जा सकता है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं ये खास तौर पर ये फॉर्मेशन कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें जो ये बड़ी अहमियत की लाइन है, ये ज़ाती मकासद के हुसूल की खातिर मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासर की काविशों को अवाम की मुकम्मल हिमायत के साथ शिकस्त दी जाएगी। कितनी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस रखती है ये बात सर? जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखें कि हाल ही में हमने देखा है कि कुछ अरसे से एक मज़मूम मकासद के तहत बड़े ऑर्गेनाइज किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसमें फेक न्यूज़ है और एक किस्म की मायूसी फैलाई जा रही है, और हर चीज़ में नेगेटिव एस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं। और मतलब जहाँ पे डेवलपमेंट की बात होती है, अच्छाई की बात होती है, वहाँ पे भी नेगेटिव चीज़ें और एक कौम को एक गलत राह पर डालने की कोशिश की जा रही है। तो ये उनके लिए मैसेज था कि जी कि जो ये कोशिश कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्बत इक़दामात कर रही है और आवाम की ताकत की मदद से यकीनन उनको शिकस्त दी जाएगी। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं यकीनन वो पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं है, और यही हमारा दुश्मन चाहता है कि इस तरह के काम 5th जनरेशन वारफेयर है।
जिसके तहत पाकिस्तान आर्मी को मुलायन करना चाहते हैं, पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, तो यकीन ये दुश्मन के एजेंडे को लेके आगे जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के खैरखा नहीं हो सकते हैं। तो पाकिस्तान की अवाम इनको बखूबी जान चुकी है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो बाहर बैठ के ऐसा मजलूम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो वो अपने मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन अवाम की मदद के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यकीनन लोगों को, ऐसे लोगों को, ये जो मेजॉरिटी ब्रिगेडियर साहब जो हो रहा है ये ज्यादातर सोशल मीडिया पे हो रहा है, और इसकी सरपरस्ती, अच्छा पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई इस तरह का मामला होता है जिससे पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जाए, उसमें भारत कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है या अफगानिस्तान इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो सर आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये जाती मकासद की खातिर मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है, और हमारे यहाँ बदकिस्मती से कुछ उनके सहूलतकार आलायकार बने हुए हैं, तो आपको लग रहा है कि ये सारे ताने बाने इन्हीं दो ममालिक की तरफ होंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसा ही है। देखें आजकल का दौर है 5th जनरेशन वारफेयर का है। हमें इंडिया के देखें इसमें तो हमें कोई शक नहीं है, वो हर मुमकिन उनकी कोशिश है पाकिस्तान को कि डिस्टेबलाइज किया जा सके, तमाम हरबे आजमा लिए हैं। तो अभी टेररिज्म के साथ 5th जनरेशन वारफेयर कर रहा है, ताकि, और वो देखें चाणक्य कुतले के पॉलिसीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और उसके लिए वो आगे अपने सहूलतकार ढूंढ रहे हैं, अपने जो एजेंट्स ढूंढते हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हीं के थ्रू देखें जिस तरीके से हमने पीछे डेवलपमेंट्स देखी, जो देखें जो PF मियांवाली पे जो हमला हुआ या पत्नी पे जो हमला हुआ, उसके पहले से इतलात थी लोगों को। फिर वही जो लोग थे जो उनके लिए काम कर रहे थे, उन्होंने उसको प्रोपेगेंडा किया और एक किस्म की मायूसी फैलाने की कोशिश की। जबकि जो PF मियांवाली में तमाम के 9 दहशतगर्द मारे गए थे। तो ये देखें अलायकार हैं ये लोग जो इस किस्म के मजलूम मकासद को डिस्परेट या डिसअपॉइंटमेंट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यकीनन इंशाल्लाह वो कभी इस तरह अपने मजलूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। अच्छा सर, ये मैं फिर जमील साहब की तरफ भी जाऊंगा। ये भारत जो जिस तरह से पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था कि भारत दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता है, कश्मीरियों के साथ दहशतगर्दी कर रहा होता है, अब ये भारत पाकिस्तान से बाहर निकल के पहले कनाडा की तरफ दहशतगर्दी कर रहा है, सिख रहनुमाओं को कत्लेआम कर रहा है, अब ये इसने अमेरिका में करने की कोशिश की है। तो सर पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है अब वो पूरी दुनिया के सामने अब क्लियरिटी के साथ निकल कर सामने आ रहा है। अब लोग इसकी तायद कर रहे हैं, ममालिक इसकी तायद कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये भी पैदा होता है ना कि अमेरिका किस हद तक जाएगा, वो उनका पार्टनर्स है इंडिया का। नहीं, ये आपसे मैं इत्तेफाक करता हूँ। देखें कि टेररिज्म थे पाकिस्तान ने 5 डोज़र जमा करा चुका है और विद इररिफ्यूटेबल एविडेंस के साथ है। हमने बंदूक के नाम भी दिए हैं, जो APS अटैक में शामिल था, जो मस्तों के अटैक में या सराय राजस्थानी शहीद हुआ, वो जो लोग थे उनके भी नाम दिए थे। एज पर यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर के 1268 के मुताबिक इनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सके। और फिर देखें ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की जब हम बात करते हैं, रिसेंटली हमने देखा जब सिखों का मर्डर हुआ, कनाडा में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, और फिर पाकिस्तान में परमजीत पंजवर यहाँ पे मर्डर हुआ, फिर कश्मीरी यहाँ पे कुछ मर्डर हुए। ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन था जो इंडिया वाले कर रहे हैं। अब पन्नू वाला जो रिसेंट फाइनेंशियल टाइम्स ने जो खबर ब्रेक की है, और उसमें और वो ये उसी पीरियड में हुआ है जब नजर को असैसिनेशन की मारा गया था। तो दिस इज द सेम पीरियड। लेकिन उन्होंने मोदी को भी कन्वे किया था अमेरिकन ने, और अभी उन्होंने वार्निंग भी दी थी कि ये एक बंदा इनके ऑलरेडी कस्टडी में है, एक वहां से भाग गया था, और इंडाइटमेंट इनकी ऑलरेडी उन्होंने सील्ड इंडाइटमेंट जमा करा चुके हैं, और ये अभी कंफर्म हो गया। देखें जो 5 आइज ने पहले जो इन्फॉर्मेशन दी थी कि नजर के मर्डर में भी यही लोग इन्वॉल्व हैं, तो अभी अमेरिका में भी पन्नू के असैसिनेशन प्लॉट जो हुआ है उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब रियलाइज हुआ है कि इंटरनेशनल रेडार में है, तो अभी FATF के उस ग्रे लिस्ट पे भी ये भी लाइकली अभी जाएगा। जिस तरीके से ये टेररिज्म को आगे जो कर रहे हैं जिस तरह। जी सर। अच्छा मैं सर ये जमील साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू इस मामले में करता हूं। जमील साहब, ये आपने बड़ा प्रिसाइजली और बड़ा अच्छे तरीके से डिफाइन किया, लेकिन आज हमारे यहाँ बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, कोई अफसोसनाक हादसा हो जाए, कोई अफसोसनाक वाक़या हो जाए, कुछ लोग अपने ज़ाती मकासद के लिए मजलूम बन के एक मायूसी फैलाने की कोशिश करते हैं, उस वाक़े का एक ऐसा पहलू लेकर आने की कोशिश करते हैं जो पहलू होता ही नहीं है, जो मौजूद ही नहीं होता, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनके खिलाफ भी बड़े क्लियर किस्म के इंस्ट्रक्शंस के जनाब ज़ाती मकासद के हुसूल के लिए जो मायूसी फैलाते हैं मखसूस अनासिर, और उनको आवाम की मदद से शिकस्त दी जाएगी। कैसे देखते हैं सर इस पैगाम को? नहीं, जाहिर है कि देखिए कुछ अवामिल ऐसे होती हैं जो जानते हुए और ना जानते हुए दूसरों के हाथों में खेल रहे होते हैं।
और ये ही 5th जनरेशन जो ब्रिगेडियर साहब भी जिक्र कर रहे हैं, उस 5th जनरेशन वार के उसूलों का ये एक सुनहरा उसूल है कि आप उस मुल्क की आबादी को इस अंदाज में इंडोक्ट्रिनेट करो या इस अंदाज में इस्तेमाल करो कि वो जो है अपने ही मुल्क के खिलाफ काम करना शुरू कर दे। देखें, ये इंस्टीट्यूशन मुल्क के हैं, जैसे फौज है, जिस तरह बाकी इंस्टीट्यूशन है, ये इनकी आबियारी पूरी कौम ने की हुई है, जिस तरह के बाकी कौमें करती हैं। तो ये हमारे इदारे हैं, ये इदारे कमज़ोर होंगे तो इनकी आबियारी जो हमने की है जब से पाकिस्तान बना है, तो वो हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे ना, किसी और के पैरों पर तो कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। अब जहाँ तक सवाल ये नुक्ताचीनी कुछ इस किस्म की जाती है कि जिसमें ये बयान किया जाता है कि कुछ लोग तो अच्छे और कुछ बहुत खराब, तो उनका अपना एक निज़ाम है, जो खराब है उनको जनरल लेवल तक सजा हुई है, ब्रिगेडियर लेवल तक अकाउंटेबिलिटी का बाकायदा निजाम है, और ये आज जो वाज़ेह पैगाम निकल कर सामने आया। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जमील साहब हमारे साथ, मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है, आप दोनों शख्सियत का बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा जनाब, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।